नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। देखिए, अभी आधुनिक काल ही चल रहा है। आधुनिक काल कब से चल रहा है? 1707 से। आधुनिक काल चलता है 1707 से 1947 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो हमें औरंगजेब तक तो क्या है, मध्यकाल। उसके बाद आधुनिक काल शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आधुनिक काल में जो मुगल बादशाह हैं, जो लास्ट वाले मुगल बादशाह हैं, जब पतन का दौर शुरू हो गया है, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो आज हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 2 सदी तक, यानी कि 2 सदी मतलब 200 साल तक, यानी कि 1526 में मुगलों का क्या हुआ था? अटैक हुआ था। किस पर? बाबर ने अटैक किया था इब्राहिम लोदी पर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तब से क्या हुआ, तो 2 सदी तक, उसके बाद से 2 सदी तक तो इनका जो शासन रहा बहुत ही शक्तिशाली रहा, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन उसके बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे क्या है ये, हालांकि औरंगजेब से ही जो स्थिति थी डगमगाना शुरू हो गई थी। कारण नीतियां थी उसकी, कुछ संकीर्णतावादी नीतियां थी, कुछ हिंदू विरोधी नीतियां थी और बहुत सारी नीतियां थी। ठीक है, उसकी वजह से डगमगाना शुरू हो चुका था मुगल साम्राज्य। और 3 तक आते आते क्या हुआ, और जैसे ये 7 में जैसे औरंगजेब का पतन हुआ, तो जो यूरोपियन कंपनियां थी, विशेष रूप से जो अंग्रेज है, इनका पतन हो रहा है और ये क्या है, ऊपर उठ रहे हैं। इनका पतन हो रहा है और ये ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और 3 तक आते आते क्या हुआ था, 3 याद कर लीजिए। 3 तक आते आते अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश फौज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा। इस समय तक क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य था पूरे भारत का बिल्कुल सिकुड़कर कहां तक रह गया? दिल्ली तक रह गया। दिल्ली के थोड़े से आसपास के क्षेत्रों तक, उस पर भी कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटिश फौजों ने, यानी कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और उसका जो शासक था मुगल जो बादशाह था, उसकी बना दी पेंशन। अब ये वो बन गया पेंशन याफ्ता, ये पेंशन दे रहे उसको। शायद 26 लाख पेंशन थी। ओके, अब क्या हुआ, जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, उस समय जैसे मैंने भी बताया, उसी समय से, औरंगजेब के समय से ही स्थिति डगमगाना शुरू हो गई थी। वो एक तो उसकी बहुत ज्यादा कठोरता थी और कुछ संकीर्णतावादी नीतियां थी। ठीक है, कारण ये था। उसके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम, एक का नाम था कामबख्श। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा पुत्र जो है शासक बना? निम्न में से उत्तराधिकार का युद्ध में निम्न में से कौन सा व्यक्ति नहीं था? तो ये नाम याद करने आपको जरूरी है। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। एक बार मेरे साथ बोलिए, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ठीक है, तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इसमें जो विजय हुई, इसमें हुई विजय मुअज्जम की। और इसी का नाम क्या था? बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। तो वास्तव में शासक अब कौन बनेगा? बहादुर शाह। और इसको शाह बेखबर भी कहते थे। तो ये बात क्लियर? इसको शाह बेखबर भी कह रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई? 1707 से, और ये चलेगा 12 तक। 1707 से और 12 तक, 12 में इसका मृत्यु हो जाएगी। अब इसने जो नीति अपनाई, इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। हिंदू राजाओं से, और जो सरदार थे, इनके जो सामंत थे, सरदार थे, तो उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। ठीक है, इसके समय मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। हाँ, हालांकि शुरू में इसने थोड़ा सा कठोर नीति अपनाई। शुरू में प्रयास किया कठोरता अपनाने का, आमेर पर और मारवाड़ पर। आमेर का जो शासक था उस समय जय सिंह था, और यहाँ थे अजीत सिंह। ठीक है जी। अब ये क्या चाह रहा था, ये यहाँ कह रहा था कि जय सिंह को हटा देंगे और विजय सिंह को, इसको छोटे भाई को बैठा देंगे। ठीक, और यहाँ ये चाह रहा था कि ये जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, उस साम्राज्य को क्या बोलते थे? मारवाड़। दरअसल पूरा राजस्थान कोई एक साम्राज्य नहीं था, ये भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पूरा महाराष्ट्र एक राज्य नहीं था, ये भी अलग अलग सरदारों में, अलग अलग शासकों में विभक्त था। ठीक है,
तो इसने अजीत सिंह को बोला तुम अधीनता स्वीकार कर लो, और इसकी जगह जयसिंह की जगह हटाकर किसको, विजय सिंह को बैठाना चाह रहा था। लेकिन इसका कड़ा विरोध हुआ और फाइनली तुरंत समझौता हो गया। इसको बाद में इसकी बात समझ में आ गई कि कड़ाई से काम चलने वाला नहीं है। ओके, इसने मराठों के साथ हाँ थोड़ा सा ऊपरी मेल मिलाप ही अपनाया। इसने क्या काम किया, बहादुर शाह ने इनको सरदेश मुखी का तो अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। देखिए सरदेश मुखी क्या था, ये दोनों शिवाजी ने चलाए थे। इनके बारे में जब इनके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, मोटा मोटा मैं बता देता हूं। सरदेश मुखी क्या है, यानी कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ, यानी कि जितने भी देशमुख हैं सर्वश्रेष्ठ देशमुख, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शासक हम हैं, और जो भी सर्वश्रेष्ठ शासक होता था उसको आपको टैक्स देना है। तो अगर सरदेश मुखी दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, ये सब टैक्स हैं, टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उनको मान लिया कि ठीक है जी ये सर्वश्रेष्ठ देशमुख हैं। तो सरदेश मुखी के लिए तो एग्री हो गए। दक्कन की बात कर रहे हैं। दक्कन मतलब जो विंध्याचल जो पर्वत है उससे नीचे के क्षेत्र को दक्कन बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये भारत है और ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती नदियां इधर हैं, ये नर्मदा है, इसके नीचे ताप्ती है, ठीक है जी। और जो ये वाला ये क्षेत्र है, ये क्या है, पूरा क्या है, ये दक्कन, ये क्या है, दक्कन। ओके जी। तो सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया, चौथ का नहीं दिया। चौथ क्या था, चौथ ये क्या था, चौथ ये था भाई या तो हम तुम पर अटैक कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे, वरना हमें चौथ दे दो, ठीक है। या तो हमें तुम्हें तबाह कर देंगे, वरना हमें चौथ दे दो, पैसे दे दो, ठीक है। तो चौथ का इन्होंने अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक्तिशाली था ये। और डगमगाई स्थिति थी जरूर, लेकिन अभी भी कुछ शक्तिशाली था, बाकी से फिर भी शक्तिशाली अभी भी था, ठीक है। अब इसने क्या काम किया, दूसरा इसने जो साहू थे, साहू यानी कि जो शिवाजी के पोते थे, शिवाजी के पोते यानी कि संभाजी के पुत्र, शिवाजी के पोते संभाजी और संभाजी के पुत्र साहू। संभाजी को किसने, औरंगजेब ने कैद में रखा हुआ था, औरंगजेब ने कैद में रखा हुआ था और उनकी हत्या कर दी थी, कैद में रखा हुआ था, ठीक है। और कुछ किताब में भी लिखा है कि संभाजी को बाद में इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, आप ये मानकर चलिए कि साहू को छोड़ा था। संभाजी औरंगजेब की कैद में थे, ठीक है, वहां उनकी मृत्यु हो गई और साहू को इन्होंने क्या काम किया, बहादुर शाह ने जैसे सॉफ्ट नीति अपनाई तो साहू को छोड़ दिया। लेकिन जब संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो राजा राम को वहां का क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन मुगलों से संघर्ष करते हुए राजा राम की हो गई मृत्यु, तो उनकी वाइफ थी ताराबाई, तो ये शासन कर रही थी। जब ये आए, जब इनको रिहा कर दिया तो ये शासक हो गए, बहुत सारे इनके भक्त थे। तो इन्होंने क्या काम किया, बहादुर शाह ने क्या काम किया, इनको वैध शासक नहीं माना, इनको वैध शासक नहीं माना। अगर वो वैध शासक मान लेता तो मराठों का जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो जाता, लेकिन वैध शासक नहीं माना तो इनमें आपस में क्या हुआ, लड़ाइयां चलती रही, युद्ध भी हुए। आगे पढ़ेंगे मराठों के बारे में। परिणाम क्या हुआ, मराठे जो थे असंतुष्ट थे। ओके, अब आ जाओ पंजाब के बारे। इन्होंने गोविंद सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक है जी। और बंदा, लेकिन बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की, तो बंदा के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बंदा के नेतृत्व में कब्जा कर लिया गया। लोहगढ़ का जो किला, लोहगढ़ का किला अंबाला में हिमालय की तराई में, उसको भी मुक्त कर लिया। बहुत सारे जो सिखों के केंद्र थे उनको मुक्त कर लिया। लेकिन बाद में बहादुर शाह ने चूड़ामन के सहयोग से, जो जाट सरदार मतलब दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां थे ये चूड़ामन, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहादुर शाह की इन्होंने मदद की और फाइनली बंदा बहादुर के लिए खिलाफ अभियान चलाया और इनकी क्या हो गई, पराजय हो गई। इनकी भी फिर हत्या कर दी गई और लोहगढ़ जैसे जो किले थे या और महत्वपूर्ण सिख केंद्र थे वापस ले लिए। लेकिन अभी भी सिख जो है एक शक्ति के रूप में उभर चुके थे, एक शक्ति के रूप में उनका वर्चस्व बन चुका था। हाँ, अब सबको प्रसन्न करने के चक्कर में एक और छूट गया, छत्रसाल के साथ जो बुंदेलखंड के थे छत्रसाल, वो उनके साथ भी इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। वो इनके निष्ठावान बने रहे, सामंत थे इनके।
और इनको खुश करने के सबके चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने जागीरें बांटी और पहले हालत खराब थी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मात्र 13 करोड़ थे, हालत पहले ही खस्ता थी। और 1712 में जब इनकी मृत्यु हो गई, स्थिति हो गई बिल्कुल खत्म। जो कोषागार था सरकार का इनके मुगल साम्राज्य का, वो हो गया बिल्कुल ना के बराबर। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, फिर क्या हो गया, फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। देखिए हम जब भी और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे, चूड़ामन के बारे में पढ़ेंगे, मराठों के बारे में पढ़ेंगे, कि ये मारवाड़ जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है अभी, मुगल सेंटर में कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर ये स्टोरी आपके समझ में आ रही है तो आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है जी, उच्च जो परीक्षा है उनके प्रश्न बेल कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, आप चेक कर सकते हो, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, एक रिवाइज करते हैं। तो साम्राज्य 1526 से शुरू मुगलों का, 2 सदी तक क्या है, ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उसके बाद स्थिति खराब, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब से ही स्थिति खराब होनी शुरू हुई। कारण क्या था, कारण यह उसकी कठोर नीति और संकीर्णतावादी नीतियां। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट, दिल्ली पर कब्जा ब्रिटिशों का कब हुआ, यस 3 मई, और मुगल बादशाह की बना दी पेंशन 26 लाख रुपए के शायद आसपास। ओके जी, 26 या जो भी रही होगी, पेंशन बना दी उसकी। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसमें 3 उसके बेटे थे, उनका नाम बताइए। यस, मुअज्जम आजम कामबख्श, मुअज्जम आजम कामबख्श। और इसका नाम क्या था, बहादुर शाह। उपनाम क्या था, दूसरा नाम क्या, शाहे बेखबर। वेरी गुड, शाहे बेखबर। ओके जी, इसने कैसी नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई। एक बार शुरू में थोड़ी सी कठोरता दिखाने का प्रयास किया, कहाँ, आमेर में, मारवाड़ में। मारवाड़ कहाँ है, कहाँ था, यस जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर। उसके साथ मराठों के साथ भी, लेकिन ऊपरी तौर से मेल मिलाप की नीति दिखाई और दोनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। किस किस को, यस साहू को और ताराबाई को। ठीक, परिणाम क्या हुआ, मराठे असंतुष्ट रहे। गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, लेकिन बंदा बहादुर के जब इनकी मृत्यु हो गई, बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया। ओके, इनके समय जो सिख थे बहुत ही शक्तिशाली बने। इनको किन्होंने हराया, बहादुर शाह ने, बीएस मतलब बहादुर शाह, चूड़ामन जाट सरदार ने मिलकर बंदा बहादुर को क्या किया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ओके, और वापस जो महत्वपूर्ण किले थे उनमें से अधिकांश जो थे वापस ले लिए। अंधाधुंध जागीरें बांटी, फाइनली कोष क्या हो गया, खाली। देखिए क्लास में मैं आपको निर्णय की बात बता रहा था। निर्णय यानी कि जो निर्णय होने चाहिए वो आपके होने चाहिए। कोई भी आप अपना निर्णय लें अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय से, वो आप ही का होना चाहिए। अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, विशेष रूप से जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में या बहुत सारे प्रेशर में क्या करते हैं, उनके प्रेशर में निर्णय ले लेते हैं और बाद में वो निर्णय गलत साबित होते हैं। तो मेरा मात्र आपसे ही कहना है, जो भी आप निर्णय लें उसका एक आधार तैयार कर लें। मतलब कि आप जो निर्णय ले रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो निर्णय उसके अनुरूप है या नहीं, जो आप चाह रहे हैं आपका निर्णय उसके अनुरूप है या नहीं, जो आपके मूल्य हैं, जो आपके उद्देश्य हैं उसके अनुरूप आपका निर्णय जो है वो है या नहीं। तो जो भी निर्णय ले, इस पर, आपके निर्णय पर, आपके डिसीजंस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। तो जो भी डिसीजन ले अपने आप ले, ठीक है, डिसीजन शुड बी योर्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहादुर शाह के बाद कौन आएगा, जहादार शाह। स्टेप बाय स्टेप जो जो अच्छी बातें हैं, मेन बातें हैं, वो सब आपको बताएंगे और मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।